हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का हाई लेवल, या हम कह सकते हैं एडवांस लेवल। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसे ज्यादा स्ट्रेस में मत लेना कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमसे हो ही नहीं रहे, एग्जाम में कैसे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं लेवल जो है मैंने बढ़ा के दिया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसका कहीं ना कहीं मैंने आपको एक फेस दिखाया है। हालांकि उसमें और भी ज्यादा लेवल के आएंगे, बट ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास इंपॉर्टेंट कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करते तो हमसे जो क्वेश्चन आते हैं उसका कहीं ना कहीं मैंने आपको एक फेस दिखाया है। हालांकि उसमें और भी ज्यादा लेवल के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ट्रायल बेसिस पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो। इससे क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड या पजल चैप्टर से रिलेटेड, वो इजी लेवल वाले क्वेश्चन आप वन गो में ही करने में कैपेबल हो सकते हैं। तो ये सेशन ध्यान से समझना, बेसिक चीजों को कवर अप करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी ये सेशन के बिहाफ पे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर आपको देखिए एक रेक्टेंगुलर टेबल का आपको एक क्वेश्चन अवेलेबल है। तो ये आपको देखो मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है, बट स्पेस यहाँ कम है, तो यहां पर मैं रेफरेंस जो है इंग्लिश का लूंगा। तो बाद में चल के हम इसे हिंदी में साथ के साथ में आपको ट्रांसलेट करके कन्वे करता भी रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कहता 8 पर्सन हैं, उनके नेम अवेलेबल है हमें। Sit around a rectangular table in such a way that 3 persons sit in each longer side of the table and the 1 person sits on the each shorter side of the table and all of them are facing the center। देखो बोला क्या गया है, कहता 8 पर्सन है, किसी आयताकार टेबल के अराउंड बैठे हैं, रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं इस तरह से। ये रेक्टेंगुलर टेबल है और ये हो गई छोटी साइड और ये हो गई बड़ी साइड। कहता बड़ी साइड पे कितने अवेलेबल बैठे हुए हैं पर्सन, 3 अवेलेबल हैं। दो लंबी साइड्स 2 हैं, तो दोनों पे ही 3 3 पर्सन है, और छोटी साइड पे सिर्फ एक ही पर्सन अवेलेबल है। तो इस तरह की कंडीशन है, काउंट कर सकते हैं 8 पर्सन हो गए। तो सभी का फेस जो है वो कहां पर है, टुवर्ड्स दी सेंटर, केंद्र की ओर सभी का फेस है। तो अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है। ईच पर्सन सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट द पर्सन हु सिट्स ऑन द अपोजिट साइड। तो एक पर्सन दूसरी साइड पे बैठे पर्सन को अपोजिट फेस भी कर रहा है, तो हमने ये कंडीशन भी ड्रॉ की हुई है। देखो अब यहां पर पहली इंफॉर्मेशन क्या है, वाई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। वाई टी के सेकंड लेफ्ट पे है, तो हमने कहीं भी टी को अरेंज कर लिया, उसके सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, वाई। अब हमें टी का ये कंफर्म नहीं है कि वो लंबी साइड पे है या छोटी साइड पे है, तो हम इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते यहां पर। तो जहां कहीं टी बैठेगा उसके सेकंड टू द लेफ्ट बाई और दूसरे स्थान पे कौन आएगा, वाई। तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखेंगे। और टी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। और टी जो है डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर बैठा हुआ है। और डब्ल्यू के बारे में क्या है, देखो डब्ल्यू सिट्स ऑन द शॉर्टर साइड। तो जो डब्ल्यू है वो छोटी साइड पे अवेलेबल है उस टेबल की। तो हम छोटी साइड कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, मैंने ये कंसीडर कर ली, आप ये वाली भी ले सकते हैं। तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में तत्काल बाईं ओर कौन अवेलेबल है, टी। तो टी यहां पर आ गया। और टी के फर्दर बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, वाई। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी कौन है, वाई। तो वाई यहां पर आएगा, ठीक है। बस आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा। ओनली वन अमंग वी एंड यू इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। वी और यू में से सिर्फ एक ही पर्सन, दोनों में से, वी में से और यू में से, दोनों में से सिर्फ एक पर्सन ही किसका नेबर है, वाई का। ओनली वन। वो वी भी हो सकता है और वो यू भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो मतलब कि वी और यू कहने का मतलब दोनों इन दो प्लेसेस पे एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई भी किसी एक का नेबर होगा। मतलब ये वाला केस ले लेते हैं, या तो वी यहां पर आ सकता है, यू यू यहां पर, और एक का गैप पे हम वी और यू को यहां अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों के दोनों ही वाई के नेबर बन जाएंगे। बट हमें तो वाई और यू सॉरी वी और यू में से कोई भी एक नेबर चाहिए वाई का। तो वी और यू में से कोई भी आ सकता है, एक के गैप में यू और वी यहां पर भी कोई भी आ सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान से कंसीडर करके चलिएगा। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं।
अगर आपको समझने में दिक्कत आए तो v भी आ सकता है और u भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। u सिट्स अपोजिट टू x, u x के अपोजिट में है। अब देखो, अगर मैं u को यहां प्लेस करता हूं, ये वाले प्लेस पे u को यहां प्लेस करता हूं, तो उसके अपोजिट कौन आ रहा है? w। बट u के अपोजिट या विपरीत तो x आना चाहिए, तो हमें u को यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि u के विपरीत कौन आना चाहिए? x आना चाहिए। तो हमें u को यहां से हटाना पड़ेगा और यहां पर कौन आ जाएगा? u। u यहां लेना पड़ेगा। देखो, v और u के बीच में एक पर्सन है और v और u में से y का एक नेबर भी है, पड़ोसी भी है, बैठ गया। और u के विपरीत कौन आना चाहिए? x आना चाहिए। तो x के लिए yes रहेगा। while w is not adjacent to z, w z के बिल्कुल साथ में नहीं अवेलेबल है। ठीक है, फाइल हमें क्या गिवन है? W इज नॉट एडजेसेंट टू Z, W Z के बिल्कुल साथ में अवेलेबल नहीं है, तो Z यहां नहीं आएगा, तो Z कहां पर आएगा? यहीं पर अवेलेबल होगा। अब एक ही पर्सन रह जाएगा, कौन सा? S, तो उसके लिए ये पोजीशन रही। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमें और क्या क्वेश्चन अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S, S के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है? ये देखो, ये S है, S का तत्काल दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? U अवेलेबल है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जेड? कहता टी और जेड के बीच में कितने पर्सन हैं जब जेड के दाएं ओर से हम इसे काउंट करें तो जेड के दाईं ओर से मतलब यहां पर दाईं ओर से काउंट करें, जेड और टी के बीच में बताना है हमें। फिर से देख लीजिए, टी और जेड के बीच में, जेड के दाईं ओर से काउंट करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया और ये तीसरा पर्सन। तो जेड और टी में टोटल 3 पर्सन है जब हम Z के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं। Who sits exactly between X and W if W and U interchange their position? हमें बताना है X और W में कौन बैठा हुआ है यहां पर, अगर हम W और U को आपस में उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। तो पहले W और U की पोजीशन को एक्सचेंज करके देखते हैं। W और U मतलब W यहां पर आ गया, U यहां पर आ गया। तो W और U अगर पोजीशन एक्सचेंज कर चुके हैं तो हमें किसके बीच में बताना है? X और W में। X और W में एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा हुआ है? X। ये देखो, ये W है, ये X है। दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठा हुआ है? V भी आ रहा है, U भी आ रहा है। तो हमें एक पर्सन बताना है, कितने? कोई भी बताना है। तो V भी आ रहा है एग्जैक्टली मिडल में और U भी आ रहा है, देखो। ओके, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? बोथ V एंड U। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है आपको। नेक्स्ट हमें गिवन है कि 6 पर्सन ऐसे हैं जो एक रो में अवेलेबल हैं। कौन कौन से 6 पर्सन हैं, उनके नेम गिवन है। फेसिंग नॉर्थ, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो। और 6 पर्सन FGHLJ आर स्टैंडिंग इन रो 2 फेसिंग साउथ। तो ये पैरेलल रोज वाला आपको क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारे के सारे पर्सन किस वे में अरेंज्ड हैं। तो रो 1 में कौन कौन बैठा हुआ है? ये सारे पर्सन जो कहां फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। रो 2 में ये सारे पर्सन हैं जो कहां फेस कर रहे हैं? साउथ की तरफ। तो ये भी लिखा हुआ है कि एक रो का मेंबर दूसरी रो के मेंबर को अपोजिट फेस भी कर रहा है। पहली इंफॉर्मेशन, Z इज फेसिंग J। Z जो है वो किसके विपरीत बैठा हुआ है? J के विपरीत बैठा हुआ है। तो Z हमें कहां चाहिए? नॉर्थ फेसिंग रो में, जो पर्सन उत्तर दिशा की ओर फेस कर रहे हैं। Z के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? J अवेलेबल है, तो J साउथ फेसिंग रो में होगा। ध्यान से समझना मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहा हूं। और J के बारे में क्या गिवन है? हु इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो J जो है H के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब साउथ फेसिंग में H अवेलेबल है, उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन आएगा? J आएगा। अगर H के बाईं ओर दूसरे स्थान पे J है तो J के दाईं ओर दूसरे स्थान पे H होना चाहिए। तो J देखो बैठा हुआ है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहां पर कौन सा पर्सन आ जाएगा? H रहेगा। और इन दोनों के सामने भी कोई ना कोई आके तो पक्का बैठेगा, क्योंकि एक रो का पर्सन दूसरी रो के पर्सन को अपोजिट फेस भी कर रहा है। अगली इंफॉर्मेशन, H इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। H जो है वो G के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अगर H G के तत्काल बाईं ओर बैठा हुआ है, ये देखो साउथ फेसिंग में तत्काल बाईं ओर यहां पर H होगा, तो H के तत्काल दाईं ओर कौन होना चाहिए? G होना चाहिए। तो H का तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आएगा? G। क्रॉस चेक कर सकते हैं, G के तत्काल बाईं ओर कौन आ रहा है? H आ रहा है।
बस इस तरह से साउथ फेसिंग में आपको राइट और लेफ्ट क्लियर होना चाहिए। और जी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हु इज फेसिंग वाई। जी जो है वो किसको फेस कर रहा है, वाई को फेस कर रहा है। अगली इंफॉर्मेशन, वाई इज स्टैंडिंग टू द राइट, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के तत्काल दाई ओर कौन आ रहा है, वाई आ रहा है। तो वाई के तत्काल बाई ओर कौन आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। मतलब डब्ल्यू के सामने भी कोई आके बैठेगा। ये देखो करते करते हमारे पास यहाँ पर 10 पर्सन अरेंज हो चुके हैं। अगली देखिए, जे इज नॉट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। जे एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, मतलब यहां पर एक और पर्सन हमें लेना होगा। बन गए 12 पर्सन। एक्स इज नाइदर फेसिंग के नोर एल। एक्स ना तो के को फेस करता है ना ही वो एल को फेस करता है। ये इंफॉर्मेशन अभी हमें के और एल का ही कंफर्म नहीं है। एल इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एल जो है एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो एफ साउथ फेसिंग रो में है। उसके लेफ्ट में कहीं ना कहीं कौन बैठा हुआ है, एल अवेलेबल है। इतना भी क्लियर होगा। आगे देखिए, V इज नॉट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। V एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। कहने का मतलब इस प्लेस पे कौन नहीं होना चाहिए, V नहीं होना चाहिए। तो या तो V यहां पर होगा या तो V यहां पर होगा। H इज नॉट फेसिंग X। H X को फेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी होल्ड पे लगा देते हैं। H जो है वो किसको फेस नहीं कर रहा, X को फेस नहीं कर रहा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि X देखो किस किस को फेस नहीं करता। ना तो वो K को फेस कर रहा है, ना L को फेस कर रहा है, ना ही H को फेस कर रहा है। अब K, L और H तीनों को फेस नहीं करता है। और हमें L कहां चाहिए, F के बाईं ओर चाहिए। अगर F के बाईं ओर हमें L चाहिए तो L, F जो है यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम F को यहां प्लेस करते हैं तो उसके बाईं ओर तो हमें कौन चाहिए, L चाहिए। तो यहां F नहीं होगा, या तो F यहां पर होगा या तो F हमें यहां पर अवेलेबल चाहिए। तो ये कंडीशन को ध्यान से समझना। तो कहीं ना कहीं प्लेस किया जा सकता है किसको, F को। कौन कौन सी पोजीशन पे, या तो यहां पर प्लेस किया जा सकता है या तो यहां पर। क्यों, क्योंकि F के बाईं ओर कौन अवेलेबल होना चाहिए, L अवेलेबल होना चाहिए। इमीडिएट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। अब आगे इंफॉर्मेशन देखिए क्या है अवेलेबल हमें। अब अगर हम यहां पर टारगेट करें, H X के विपरीत नहीं है, तो X ने यहां पर भी नहीं आना। यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, X यहां पर नहीं आएगा, तो X यहां भी हो सकता है, X यहां भी हो सकता है। अब अगर हम यहां पर बात करें कि F के लेफ्ट में L अवेलेबल है, F के बाईं ओर L अवेलेबल है, और एक और पर्सन यहां पर रह जाएगा, कौन सा, जो साउथ फेसिंग में फेस कर रहे हैं। एक तो K रह गया, एक L रह गया, और तीसरा पर्सन कौन रह गया हमारे पास, J हो गया, G हो गया, H हो गया, एक F रह गया। ये 3 पर्सन हमें यहां पर चाहिए। और कोई इंफॉर्मेशन पेंडिंग हो, V इज नॉट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो V दोनों में से किसी भी जगह हो सकता है। तो V हम यहां भी ले सकते हैं, V यहां भी ले सकते हैं। तो दो केसेस हम ड्रॉ कर देते हैं। पहले केस में हम V को यहां ले लेते हैं। दूसरे केस में, वैसे ये टास्क आपको वर्बली करना है, बट मुझे समझाने के लिए ये केस जो है वो ड्रॉ करना पड़ रहा है, ताकि आपको वन गो में पॉइंट समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या कन्वे करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो सारे के सारे पर्संस को हम एज इट इज मेंशन कर लेते हैं जो ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो हमें यहां पर किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, V से रिलेटेड, कि V कॉर्नर पे नहीं था, तो दूसरे केस में हमने V को यहां ले लिया। अब ध्यान से समझो, X किसको फेस नहीं कर रहा, X जो है वो H को फेस नहीं कर रहा, तो इस केस में X यहां नहीं आएगा, तो X के लिए यही प्लेस बचा। एक ही पर्सन रह जाएगा, कौन सा यहां पर, U। तो U यहां पर आ गया। एक तो कंडीशन बनी ये। अब X किस किस को फेस नहीं कर रहा, K को नहीं कर रहा, L को नहीं कर रहा। अब K को नहीं कर रहा, L को नहीं कर रहा, तो यहां पर बताइए बिठाओगे किसको, क्योंकि F के लेफ्ट में कौन आएगा, L रहेगा। अब यहां पर F नहीं आएगा। अगर F नहीं आएगा, या तो L रहेगा या तो K रहेगा। अब कोई भी L और K X के सामने नहीं बैठा, तो हम ये केस ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो हमारी वैलिड कंडीशन में यहां पर आंसर आएगा। इतना भी क्लियर होगा। अब यहां पर अगर हम F को अरेंज करते भी हैं, ध्यान से समझना, अगर मैं F को यहां पर अरेंज करता हूं, तो उसके लेफ्ट में ही बैठेंगे, या तो इधर क्या रहेगा, K रहेगा, या तो इधर क्या रहेगा, L रहेगा। तो दोनों में से कोई ना कोई तो X को फेस करेगा, क्योंकि X यहां भी आ सकता है, X यहां भी आ सकता है, तो ये केस कैंसिल। तो हम F को यहां पर एडजस्ट नहीं कर सकते, हम F को यहीं पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, L, और बचेगा कौन, K।
अब x जो है वो k और l दोनों को फेस नहीं करता, तो x यहां पर आएगा क्योंकि वो k और l किसी को भी फेस नहीं कर रहा, और बचेगा सिर्फ एक ही पर्सन, दैट इज u। तो ये कंडीशन में हमारी फाइनल अरेंजमेंट रही। बस आपको पॉइंट्स को आपस में कोरिलेट करना है। ये आपको केस वर्बली सोचना था, मैंने करके दिखाया ताकि आपको ओरली समझने में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है। पहला, हु इज फेसिंग वी, वी के विपरीत में कौन बैठा हुआ है। तो देखो वी के विपरीत में यहां पर कौन आ रहा है, एच अवेलेबल है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, नन ऑफ दी अबव। कि हमारे पास आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो वी के विपरीत एच था तो वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज। हु इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इन विच ऑल द पर्सन फेसिंग साउथ। जब सारे के सारे पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे हमें बताना है कौन सा पर्सन आएगा। ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ, तो लेफ्ट हैंड पे कौन सा पर्सन आ रहा है, यहाँ पर एल अवेलेबल है, तो आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, इधर एल आएगा। ये स्मॉल लेटर के केस में गिवन है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, एल अवेलेबल है। कब, जब सारे के सारे पर्सन साउथ फेसिंग में हो। तो साउथ फेसिंग में कौन आ रहे थे, एफ जी एच आई जे के एल, तो इन्हीं में से ही आएगा। तो ये यू और डब्ल्यू ऑप्शन को देने का मतलब बनता भी नहीं था। आगे देखते हैं, हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखो वी के बाईं और तीसरे स्थान पे कोई भी नहीं आ सकता, हम बाईं और दूसरे स्थान तक ही पहुंच सकते हैं, तो आंसर रहेगा नो वन। नन भी हो सकता है इसके प्लेसमेंट में, नन या नो वन एक ही बात है, तो ऑप्शन को ध्यान से चूज करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता कुछ निश्चित संख्या में उत्तर की ओर फेस करते हुए कुछ ना कुछ लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता वो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे हिंदी में ही अपने आप ही कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास स्पेस रहे यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, एन जो है वो टी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो हम टी को कहीं ना कहीं कंसीडर कर लेते हैं। उसके दाईं ओर नॉर्थ फेसिंग है, तो दाया इधर ही होगा, ये देखो एक दो तीन, यहां पर कौन आएगा चौथे स्थान पे, एन अवेलेबल होगा। ओके, 5 persons आर सिटिंग बिटवीन एन एंड वाई, एन और वाई के बीच में 5 पर्सन है, तो देखो कैसे काउंट करना है, एक दो तीन चार, इधर एक और पर्सन पांचवा, तब जाके कौन आएगा यहां पर, वाई। तो पहले केस में हमने लिया एन और वाई के बीच में 5 पर्सन है, जब वाई एन के लेफ्ट में बैठा है, तो वाई तो एन के राइट में भी हो सकता था, तो सेम कंडीशन हम फॉलो अप करेंगे। पहले तो एन टी के दाईं और चौथे स्थान पे था, और एन और वाई के बीच में 5, एक दो तीन चार पांच, यहां पर कौन आ गया, वाई। तो हमने दो केसेस यहां पर क्रिएट किए। वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अगर वाई क्यू के थर्ड लेफ्ट पे है, ध्यान से देखिए क्यू का थर्ड लेफ्ट, बाई और तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, वाई, तो वाई के दाई और तीसरे स्थान पर कौन होगा, क्यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के राइट में हो तो वो दूसरा पर्सन आपके लेफ्ट में होगा, तो वाई के तीसरे स्थान पे देखते हैं दाई और क्यू आना चाहिए, तो एक दो तीन, यहां पर कौन आया, क्यू। यहां पर भी एक दो, वाई के तीसरे स्थान पे दाई और कौन अवेलेबल है, क्यू अवेलेबल है। आगे देखिए, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में कोई भी नहीं बैठा, और ओ कहां पर बैठा हुआ है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ओ, तो ये केस कैंसिल, क्योंकि ओ के दाईं ओर कोई भी अवेलेबल नहीं है, बट ओ के दाईं ओर ये देखो दोनों आ रहे हैं, तो ये केस हमारा कैंसिल। तो क्यू के तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आएगा, ओ। अब ओ के दाईं ओर कोई भी नहीं है, तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट, इससे आगे कोई भी पर्सन नहीं अरेंज होगा, क्योंकि ओ के दाईं ओर कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है। 4 persons आर सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं यहां पर हमारे पास, 4, तो टी और वी के बीच में अगर 4 पर्सन है तो वी यहां पर भी आ सकता है, और 4 का गैप यहां पर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इस पॉइंट को मैं अभी होल्ड पे रखूंगा। यू सिट्स वन ऑफ द पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, यू जो है वो टी के बाईं ओर है, कितना बाएं है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड वी आर सेम एज द पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, जितने पर्सन एन और वी के बीच में है, हमें नहीं पता एन और वी के बीच में है, बट जितने भी होंगे वही सेम होंगे जितने पर्सन टी और यू के बीच में है। इतना भी क्लियर होगा आपको।
जितने पर्सन एन और वी में है उतने ही पर्सन टी और यू में भी होंगे। ओके, ये वाली बात। आगे देखिए, आर इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आर जो है एक्सट्रीम एंड से दूसरे स्थान पे है। अब एक दूसरे स्थान पर दाईं ओर से दूसरे स्थान पे तो कोई क्यू बैठा हुआ है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन अवेलेबल होगा? आर। इतना क्लियर होगा, क्योंकि हमें गिवन था ना ओ के दाईं में और कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो राइट हैंड से काउंट करने पे सेकंड प्लेस पे तो क्यू है, तो आर जो है वो लेफ्ट हैंड से काउंट करने पे, बाएं छोर से काउंट करने पे दूसरे स्थान पर अवेलेबल होगा। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है, तो इसे भी होल्ड पे रखते हैं। आर और वी में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं बैठेंगे। तो हम एक काम करते हैं, वी को पहले अरेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि वी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखो, टी और वी के बीच में 4 पर्सन थे, तो पहला केस 1 2 3, वी यहां पर आ गया। ओके, अब इससे आगे देखिए, टी और वी के बीच में 4 पर्सन है, तो हम वी को टी के लेफ्ट में बिठा सकते थे। तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा केस, वैसे ऊपर वाला केस जो है वो आपका वैनिश हो सकता है, गो थ्रू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें और भी कंडीशन को भी यहां पर सेटिस्फाई करवाना है। ओके, अब देखो ध्यान से, टी और वी के बीच में 4 पर्सन, 1 2 3 4, यहां पर कौन आ गया? वी। और हमें एक और चीज गिवन थी कि यू जो है वो टी के बाईं ओर बैठा हुआ है। ये देखो, यू टी के बाईं ओर है, और जितने पर्सन एन और वी में है उतने ही पर्सन टी और यू में है। पहले तो देखते हैं एन और वी में कितने हैं। एन और वी में यहां पर कोई भी नहीं है, एन और वी इकट्ठे हैं, तो यू और टी भी इकट्ठे होंगे, और यू आएगा टी के बाईं ओर। इसी तरह यहां पर देखो, काउंट करते हैं एन और टी में, एन और वी में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पर्सन बैठे हैं एन और वी में, तो टी और यू में भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कौन आएगा? यहां पर हमारे पास यू। हमने यहां क्यों बिठाया? क्योंकि यू जो है वो टी के बाईं ओर अवेलेबल था। इतना भी आपको क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें और क्या गिवन है? आर जो है वो बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, और आर और वी में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है। अब यहां पर हम कहीं ना कहीं अगर आर को एडजस्ट करें, तो आर कहां एडजस्ट हो सकता है? ये पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है बाईं ओर से। अगर हम ये वाला केस भी लेंगे ना, तो वो बाईं ओर से तीसरे स्थान पे आ जाएगा। बट कहीं भी लेंगे हम, वो रहेगा तो यू के लेफ्ट में ही। आर की अगर हम बात करें, बट आर और वी में देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि हमें क्या गिवन है? आर और वी में 2 से ज्यादा पर्सन अवेलेबल नहीं है। अगर 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है और आर हमें बाएं छोर से दूसरे स्थान पे भी चाहिए, तो आर हमें यहां अरेंज करना होगा। ये देखो, आर जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे आया, और आर और वी के बीच में देखो 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी। तो ये थोड़ा सा देखें तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्प्लेक्स लेवल का है, बट बैंकिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है? अभी तो डिस्कस किया, यू के तत्काल दाईं ओर देखो कौन आ रहा है? आर अवेलेबल है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग में है, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। As many persons sit to the left of V is same as to the right of। जितने पर्सन V के लेफ्ट में है उतने ही पर्सन किसके राइट में है? तो V के लेफ्ट में देखो कितने हैं। तो पहले तो हम V के लेफ्ट में काउंट करते हैं, 1 2 3 4। अगर V के बाईं ओर 4 पर्सन है, तो Y के दाईं ओर 4 पर्सन है। देखो 1 2 3 4, तो जितने पर्सन V के बाईं ओर है उतने ही पर्सन Y के दाईं ओर भी है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो ये काउंट करना पड़ेगा। रो में टोटल पर्सन देखो कितने हैं? 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो में कितने हैं? 24। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन अवेलेबल है। इनमें से आपको कुछ पर्सन नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स दी सेंटर अवेलेबल है, जिनका फेस जो है वो केंद्र की ओर है, कुछ का फेस जो है वो केंद्र से बाहर की ओर है।
तो हम सबसे पहले वो पर्सन को अरेंज कर देते हैं। मैं हिंदी में हर एक टर्म जो है वो बोलता रहूंगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8। तो हम सबसे पहले वो 8 के 8 पर्सन टेबल के अराउंड बिठा देते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर हम एक्स्ट्रा केस बना भी देते हैं तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, एक्स्ट्रा केस हमेशा बना के चलिएगा। तो चलिए इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। सम पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ का फेस जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, कुछ का फेस जो है सेंटर से बाहर की तरफ है। तो चलिए हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। y सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ v। y जो है v के दाईं और तीसरे स्थान पे है, और v के बारे में क्या है, हु फेसिस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम सबसे पहले v को बिठा लेते हैं। v यहां पर आया, इसके दाईं और तीसरे स्थान पे देखो 1 2 3, यहां पर कौन सा पर्सन आएगा? y, क्योंकि लिखा हुआ था y जो है v के थर्ड टू द राइट है, दाईं और तीसरे स्थान पे, तो यहां पर y आया। अगला देखिए, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन y एंड u। y और u के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो पहले केस में हम u को यहां पर ले लेते हैं, दूसरे केस के अंदर हम u को यहां पर ले लेंगे क्योंकि y और u के बीच में एक पर्सन है। अगली इंफॉर्मेशन, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ u फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। u के दोनों पड़ोसी केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब u का एक नेबर तो यहां पर पहले केस में भी है, वो केंद्र से बाहर फेस कर रहा है, तो ये वाला पड़ोसी भी केंद्र से बाहर की तरफ ही फेस करेगा। यहां पर भी u के दोनों पड़ोसी जो हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगली इंफॉर्मेशन, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन t एंड s। तो आपने प्रीवियस सेशन अगर कंसेप्ट लेक्चर ध्यान से समझे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, तो 8 के केस में अगर हमें गिवन है कि किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो मतलब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर? तो t और s में अगर 3 पर्सन है मतलब t और s एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। तो हमें 2 सीट्स ऐसी अवेलेबल हो जो एक दूसरे के विपरीत में खाली हो, वेकेंट हो, तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेट नहीं रह जाता। सिमिलर कंडीशन, यहां पर s और t के अलावा आमने सामने कोई भी दो खाली पोजीशंस नहीं अवेलेबल, तो हमें s और t का तो पता चल गया। बट आगे देखो क्या लिखा हुआ है, t इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। t y का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो अगर y का तत्काल पड़ोसी नहीं है t, तो यहां पर कौन होगा? यहां होगा s, और यहां पर कौन होगा? t। सिमिलरली t y का अगर पड़ोसी नहीं है तो यहां पर s आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? t। उम्मीद करता हूं यहां तक भी क्लियर होगा। आगे देखिए क्या गिवन है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ w फेस टुवर्ड्स द सेंटर। w के दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ फेस कर रहे हैं, तो w ना तो यहां पर आएगा इस केस में, ना तो यहां पर, क्योंकि w के दोनों पड़ोसी, अगर हम w को यहां लेते हैं तो एक पड़ोसी तो बाहर की तरफ फेस करेगा, कौन सा? v। चाहे हम w को यहां लें तो w पहले केस में हमें यहां लेना होगा, तभी उसके दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ फेस करेंगे। यहां पर इस केस में आते हैं, w के दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ हैं, तो w यहां पर नहीं आएगा। अब w यहां भी आ सकता है, w यहां पर भी आ सकता है, तो हम इसे होल्ड पे रखेंगे। w के दोनों पड़ोसी जो हैं वो क्या है? इनवर्ड है, केंद्र की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे। w इज एन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ t। w t का पड़ोसी नहीं है, तो इस केस में w यहां पर आया, उसके दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ फेस किए हुए हैं, ये देखो, क्योंकि w t का पड़ोसी नहीं था इसलिए w ने यहां नहीं आना था। दूसरे केस में अगर बात करें तो ये वैलिड है, w के दोनों पड़ोसी जो है केंद्र की तरफ है और w t का पड़ोसी नहीं है, ये भी हमें अवेलेबल है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ x फेस टुवर्ड्स द सेंटर। x के दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ फेस किए हुए हैं, तो पेंडिंग प्लेस पे देखो, यहां पर अगर हम बात करें यहां x नहीं आएगा, क्योंकि x का एक पड़ोसी v है और v आउटसाइड द सेंटर है, केंद्र से बाहर है। बट हमें तो x के दोनों पड़ोसी केंद्र की तरफ चाहिए, तो x हमें यहां लेना होगा। यहीं पर ही x के दोनों पड़ोसी जो हैं वो केंद्र की तरफ फेस करेंगे। इस केस में अगर बात करें तो ना तो x हम यहां ले सकते हैं, ना ही हम x यहां ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में v x का पड़ोसी बनेगा और v जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये केस हो गया हमारा कैंसिल। आगे देखिए, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ v फेस द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ t। v के दोनों पड़ोसी वो t के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब v के दोनों पड़ोसी अगर t इनवर्ड है, केंद्र की तरफ फेस कर रहा है,
तो V के दोनों पड़ोसी क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ। अगर T अगर आउटवर्ड है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो V के दोनों पड़ोसी क्या हो जाएंगे, इनवर्ड। ध्यान से देखिए, T जो है इनवर्ड है, तो V के दोनों पड़ोसी जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी। यहां पर हमें हर पर्सन का पता है कौन कहां फेस कर रहा है। अब करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, तो एस के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू अवेलेबल है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। हु सिट्स अपोजिट टू एक्स। एक्स के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, एक्स के विपरीत यहां पर कौन बैठा हुआ है, यू अवेलेबल है। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। दो रिक्त स्थान अवेलेबल है, आर द इमीडिएट नेबर ऑफ वी। मतलब वी के दोनों पड़ोसी बताने हैं हमें कौन कौन है। तो वी के दोनों पड़ोसी कौन है, एक तो एस है, और यहां पर जो बच गया हम उसे यहां पर अरेंज कर देते हैं। कौन सा पर्सन यहां पर बचा, एस हो गया, टी हो गया, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड रह गया। ठीक है, तो वी के दोनों पड़ोसी कौन है, यू एंड जेड। तो आंसर क्या आएगा, यू एंड जेड, या जेड और यू कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिर से हमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का केस है जिसमें आपको कितने पर्सन गिवन है, 8, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सभी में समान दूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कुछ इनवर्ड है और कुछ आउटवर्ड है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा। कुछ का फेस केंद्र की ओर है और कुछ बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। तो हम ये 8 पर्सन अरेंज कर देते हैं एक बार। कुछ का फेस केंद्र की ओर है और कुछ केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये अरेंजमेंट्स बना के रखनी है। हमें नहीं पता कौन केंद्र की ओर है और कौन केंद्र से बाहर की तरफ है। इंफॉर्मेशन, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो हम सबसे पहले ए को ले लेते हैं इनवर्ड। इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, बी। अब ए तो केंद्र से बाहर की तरफ भी फेस कर सकता है, तो इसके बाईं ओर 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, बी। तो पहली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे दो केसेस बने, क्योंकि कुछ केंद्र की तरफ फेस किए हुए हैं, कुछ केंद्र से बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। अगली इंफॉर्मेशन, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ई। हमें नहीं पता एच कहां पर है, हमें नहीं पता ई कहां पर है। डी फेसिस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ बी। कि डी जो है उसके विपरीत दिशा में फेस करेगा जहां पर बी फेस कर रहा है। तो मतलब अगर बी इनवर्ड है, केंद्र की तरफ फेस कर रहा है, तो डी आउटवर्ड हो जाएगा। अगर बी आउटवर्ड है तो डी क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। मतलब दोनों का फेस जो है अपोजिट होगा। अगर एक केंद्र की ओर फेस कर रहा है तो दूसरे का फेस जो होगा वो केंद्र से बाहर होगा। इतना क्लियर होगा। आगे देखिए, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन। ई के दोनों पड़ोसी जो भी होंगे वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट होंगे। मतलब ई का अगर एक पड़ोसी इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड हो जाएगा। एक केंद्र से बाहर है तो दूसरा केंद्र की ओर फेस करेगा। आगे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा मिलेगा, इसे भी होल्ड पे रखते हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, जी अवेलेबल है, इसे भी होल्ड पे रखते हैं। बोथ जी एंड सी फेस द सेम डायरेक्शन एज एच। कहता है जी और सी की वही डायरेक्शन है जो एच की है, तो हम कह सकते हैं जी सी एच तीनों की डायरेक्शन ही सेम है। अगर एच इनवर्ड है तो जी और सी भी इनवर्ड होंगे। अगर एच आउटवर्ड है तो जी और सी भी क्या होंगे, आउटसाइड द सेंटर। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एच। वही केस आ गया। बी और एच में अगर देखो 3 पर्सन है तो 8 का केस है, तो मतलब बी और एच जो है वो आमने सामने है, तो एच यहां पर आ गया। इस केस में एच यहां पर आ गया। अब जो पर्सन बैठ चुका है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठाओ। जैसे कि यहां पर क्या गिवन था, एच के तत्काल दाईं ओर ई है। तो पहले केस में अगर हम एच को बाहर की तरफ फेस करवाएंगे तो उसके तत्काल दाईं ओर ए आएगा, जो कि गलत होगा। तो एच इनवर्ड होगा, तभी तत्काल दाईं ओर कौन आएगा, यहां पर ई आएगा। यहां पर हमें एच को बाहर की तरफ फेस करवाना पड़ेगा, तभी उसके तत्काल दाईं ओर कौन अवेलेबल होगा, ई अवेलेबल होगा। तो ये वाला पॉइंट तो हमने यूज कर लिया। अब ई के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट है। मतलब ई का अगर एक पड़ोसी इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड होगा।
अगर ई का एक पड़ोसी बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो दूसरा इनवर्ड फेस कर लेगा। तो हमने मतलब ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। हमें आगे गिवन था डी और ई के बीच में एक पर्सन बैठा है। अगर ई और डी में एक पर्सन है तो ई एक के गैप में यहां तो डी आ नहीं सकता, तो एक का गैप डी यहां लाना होगा। इसी तरह ई अगर यहां पर है तो एक का गैप हमें डी यहां कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, डी के दाईं और दूसरे स्थान पे जी अवेलेबल है। अब डी के दाईं और दूसरे स्थान पे जी आ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं डी और जी में एक पर्सन है। तो पहले केस में जी यहां लेना होगा, और जी अगर डी के दाईं और दूसरे स्थान पे है तो डी इनवर्ड होगा, तो ही उसके दाईं और दूसरे स्थान पे देखो जी आ रहा है। इस केस में डी को हमें आउटवर्ड लेना होगा, तभी उसके दाईं और दूसरे स्थान पे कौन आएगा, जी आएगा। तो मतलब हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब डी और बी के बारे में इंफॉर्मेशन एक और भी थी कि दोनों विपरीत दिशा में फेस कर रहे हैं। अगर डी इनवर्ड है तो बी बाहर की तरफ फेस करेगा, अगर डी बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो बी केंद्र की ओर फेस करेगा। ये भी इंफॉर्मेशन हमारी सॉर्ट आउट होगी, तो इसे भी कैंसिल करो। एक और पॉइंट गिवन था जी सी एच, तीनों की डायरेक्शन सेम है। या तो एच इनवर्ड है तो जी और सी भी इनवर्ड होंगे। तो देखो एच इनवर्ड है तो जी भी इनवर्ड होगा और सी भी इनवर्ड होगा। तो सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि सी तो केंद्र की तरफ फेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी और सी जब केंद्र की तरफ है तो सी भी केंद्र की तरफ फेस करना चाहिए। तो सी हमें यहां लेना होगा, यहां पर बिठाना होगा, क्योंकि अगर हम सी को यहां लेते तो वो केंद्र से बाहर की तरफ फेस करेगा। इसी तरह यहां पर एच बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो जी भी बाहर की तरफ फेस करेगा, तो सी यहां नहीं आएगा। क्यों? यहां पर अगर हम सी को लेंगे तो वो तो केंद्र की तरफ फेस कर रहा है, तो सी यहां लेना होगा, तो वो कहां फेस करेगा, केंद्र से बाहर की तरफ। अब सभी में से एक पर्सन ही रह गया, कौन सा, एफ, वो पेंडिंग सीट पे आएगा। अगली इंफॉर्मेशन, ई डज नॉट फेस आउटसाइड, ई बाहर की तरफ फेस नहीं करता, तो वो केंद्र की ओर ही फेस करेगा। दोनों इंफॉर्मेशन वैलिड है, दोनों में केंद्र की तरफ आएगा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ के दोनों पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो ये वाला केस गलत, क्योंकि यहां पर एफ के दोनों पड़ोसी जो है वो इनवर्ड है। ये देखो डी भी इनवर्ड है और ई भी, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ ये। एफ का एक नेबर देखो बाहर की तरफ फेस कर रहा है और दूसरा नेबर या पड़ोसी जो है वो केंद्र की तरफ फेस कर रहा है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी। इससे रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें अवेलेबल है। पहला, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के तत्काल सॉरी ई के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन अवेलेबल है। तो ई का बायां तीसरा देखते हैं, तो ई का बायां तीसरा देखो कौन आ रहा है, एक दो तीन, कौन अवेलेबल है, बी अवेलेबल है। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पीपल फेस द सेंटर एज पर द गिवन अरेंजमेंट, केंद्र की तरफ फेस करने वाले टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो काउंट करो। एक तो एफ है, ये पहला, दूसरा ई हो गया, तीसरा कौन हो गया, बी हो गया। तो तीन पर्सन ऐसे हैं जो केंद्र की तरफ फेस किए हुए हैं, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। एज पर द गिवन अरेंजमेंट डी इज रिलेटेड टू ए इन द सेम वे बी इज रिलेटेड टू एच, तो हमें बताना है फॉलोइंग द सेम पैटर्न टू हुम इज सी रिलेटेड। अब ध्यान दीजिए, जैसे डी ए से संबंधित है वैसे ही बी एच से भी संबंधित है। तो हम देखते हैं दोनों डी ए से कैसे संबंधित है। डी ए से कैसे संबंधित है, आमने सामने है। बी एच से कैसे संबंधित है, आमने सामने है। तो सी से संबंधित कौन होगा, एफ ही तो होगा। सी के आमने सामने कौन बैठा हुआ है, सी और एफ अवेलेबल है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं होप करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेगेटिव बिल्कुल मत होना, क्योंकि लेवल जो है पिछले सेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा हाई है। ओके, तो अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो रिवाइंड करके जरूर देखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमें इंफॉर्मेशन है लीनियर अरेंजमेंट। ओके, जिसमें हमें गिवन है कि 8 पर्सन है, एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं, उनमें से कुछ नॉर्थ की तरफ उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ डायरेक्शन में साउथ दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं। तो अब यहां पर देखो, जैसे हमने सर्कुलर का केस देखा, कुछ इनवर्ड है और कुछ आउटवर्ड है, यहां पर भी हम देखेंगे कि कुछ नॉर्थ की तरफ है और कुछ साउथ की तरफ। पहली इंफॉर्मेशन, एम इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एम एच के दाईं और तीसरे स्थान पे है, और एम इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो पहला केस देखो, आपको बनाना कैसे है।
अगर एम एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है तो पहले हम एच को नॉर्थ की तरफ फेस करवाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन उत्तर दिशा में फेस कर रहा है कौन दक्षिण दिशा में। अगर एच नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे यहां पर कौन आएगा, एम। दूसरे केस में एच साउथ डायरेक्शन में ले लेते हैं, उसके दाईं ओर एक दो तीन, दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन आएगा, एम अवेलेबल होगा। और हमें गिवन था कि एम किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे है, चरम छोर पर बैठा हुआ है। तो अगर चरम छोर पे बैठा हुआ है तो यहां तो कोई भी नहीं आएगा, बाकी 4 पर्सन यहां पर होंगे। देखो 8 पर्सन हो गए, यहां पर चरम छोर एक्सट्रीम एंड ये वाला हो गया। 4 पर्सन बैठे हुए थे, रिमेनिंग 4 पर्सन यहां पर आ जाएंगे। आपको इतना पॉइंट भी क्लियर होगा। आगे देखिए क्या गिवन है, एल इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एल जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो एच का बायां तीसरा, एक दो तीन, यहां पर कौन आ गया, एल। यहां पर एच साउथ फेसिंग है तो बायां तीसरा एक दो तीन, यहां पर कौन आ गया, एल अवेलेबल होगा। आगे देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा मिसगाइड ना हो जाओ तो इसे मैं रब कर देता हूं। आगे देखिए, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे फेस नॉर्थ। जे के दोनों पड़ोसी, जे कहां भी रहेगा, उसके दोनों पड़ोसी जो हैं वो कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की ओर। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एन जो है वो एच का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन, द पर्सन स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन। जो पर्सन चरम छोरों पर बैठे हैं एक्सट्रीम एंड पे, उनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब या तो दोनों उत्तर दिशा में फेस करेंगे या तो दक्षिण दिशा में, दोनों के दोनों। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ एम। कहता है एच के दोनों पड़ोसी एम के संबंध में विपरीत दिशा में फेस करेंगे। मतलब अगर एम उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा तो एच के दोनों पड़ोसी साउथ डायरेक्शन में मतलब दक्षिण दिशा में हो जाएंगे। अगर एम जो है वो दक्षिण दिशा में फेस करेगा तो एच के दोनों पड़ोसी उत्तर दिशा की ओर फेस कर लेंगे। ठीक है, मतलब एच के दोनों पड़ोसी एम के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट है, हमें नहीं पता एम कहां फेस कर रहा है। आगे देखिए, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओ के दोनों पड़ोसी जो भी होंगे वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट है, मतलब ओ का अगर एक पड़ोसी नॉर्थ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। आगे देखिए, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल इज के हु इज फेसिंग नॉर्थ। एल का एक पड़ोसी के है, मतलब एल और के इकट्ठे बैठेंगे, और के जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की ओर फेस कर रहा है। आई इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एम। आई जो है वो जे और एम के बीच में आ रहा है, तो यहां पर एम ऑलरेडी अरेंज है देखो, तो आई जो है वो जे और एम के बीच में आ रहा है, ये वाला केस बना। यहां पर भी आई जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है, जे और एम के बीच में। अब जे देखो बैठ चुका है, तो जे के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि जे के दोनों पड़ोसी उत्तर दिशा की ओर फेस करेंगे, तो ये वाला केस कैंसिल, क्योंकि जे का एक पड़ोसी ये देखो साउथ में आ रहा है, तो ये केस कैंसिल। अब जे के दोनों पड़ोसी क्या होने चाहिए, उत्तर दिशा में फेस करेंगे, मतलब एच भी नॉर्थ है तो आई भी क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। ये पॉइंट क्लियर, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए अब आगे हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, कहता एल का एक नेबर कौन है, के, और एन जो है वो एच का पड़ोसी नहीं है। अगर एन एच का पड़ोसी नहीं है तो एन जो है या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। इन शॉर्ट एन जो है वो एल का पड़ोसी होगा। अब एल का पड़ोसी तो एक के भी है, एल का पड़ोसी एक एन भी हो गया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं अरेंज होंगे। एक एल का पड़ोसी के है जो कि हमें गिवन था, एक एल का पड़ोसी कौन है, एन, जो हमने यहां से कंक्लूड किया क्योंकि एन एच का पड़ोसी नहीं है। अब एल और के कहीं ना, सॉरी, एल या के और एन दोनों ही एल के पड़ोसी हैं, तो इन दोनों प्लेसेस पे एन और के आएंगे, बचेगा कौन, ओ। इतना भी क्लियर होगा। अब ओ के बारे में ये देखो इंफॉर्मेशन क्या थी, ओ के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट है, मतलब अगर ओ का एक पड़ोसी उत्तर दिशा में है तो दूसरा दक्षिण दिशा में है। ये देखो ओ का एक पड़ोसी उत्तर दिशा में फेस कर रहा है तो ये दूसरा दक्षिण दिशा में फेस करेगा। अब हमें एल का एक पड़ोसी कौन गिवन था, के। अब के कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर, तो के तो यहां नहीं हो सकता क्योंकि के तो उत्तर दिशा की ओर फेस करेगा, तो यहां पर कौन सा पर्सन आ जाएगा, एन। अब के देखो उत्तर दिशा में है तो हमें ये पॉइंट भी गिवन था कि जो पर्सन एक्सट्रीम एंड्स पे अवेलेबल है
चरम छोरों पर अवेलेबल हैं वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते होने चाहिए। तो मतलब अगर के नॉर्थ दिशा में फेस कर रहा है तो एम भी नॉर्थ में ही फेस करेगा। और हमें एम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक और गिवन थी कि एच के दोनों पड़ोसी एम के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मतलब एम अगर उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो एच के दोनों पड़ोसी क्या हो जाएंगे, उसका उलट साउथ डायरेक्शन में। ये पॉइंट क्लियर होगा। तो हमने हर एक पॉइंट जो है यहां पर यूज कर लिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट। रह गया सिर्फ एक ही लाइन में गिवन आंसर, 4 से ज्यादा व्यक्ति उत्तर दिशा में फेस नहीं करेंगे। तो 4 से ज्यादा व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में फेस नहीं करेंगे तो उत्तर दिशा में काउंट करो कौन कौन सा पर्सन है, 1 2 3 और 4। मतलब इनसे ज्यादा पर्सन उत्तर दिशा में फेस नहीं करेंगे। तो मतलब एल कहां फेस करेगा, वो साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमें क्या क्वेश्चन अवेलेबल है। पहला, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन अवेलेबल है, तो एन का बायां तीसरा 1 2 3 कौन अवेलेबल है, जे अवेलेबल है। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल आर। एल के तत्काल पड़ोसी कौन कौन है, ये देखो एल का एक पड़ोसी कौन है, के, दूसरा कौन है, एन। तो आंसर रहेगा के एंड एन या एन एंड के, कुछ भी मार्क कर सकते हो। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड ओ। आई और ओ के बीच के पर्सन हमें बताने हैं कितने हैं। तो आई और ओ में भी देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं। आई और ओ में कितने पर्सन है, एच और जे, मतलब सिर्फ दो ही पर्सन अवेलेबल है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। इसमें मैंने एडवांस लेवल लिया है, फॉर सेफ साइड आप लेके चल सकते हो। अदरवाइज अब तक ऐसे क्वेश्चन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक पूछे नहीं गए। अगर सेफ साइड लेके चलना चाहते हो कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर पर्पस में, तो आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये ट्रायल बेसिस पे दिया है, सेफ साइड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा काम है आपका कंटेंट जो है वो डिलीवर करवाना। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।